नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में राहत भी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मतलब पिछले 24 घंटे में एक दिन पहले के मुकाबले 13,113 कम मामले आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और 1,51,740 लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 395 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं संक्रमण दर की बात करें तो रोजाना का संक्रमण दर 19.65% है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 14.41% रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात की जाए तो उसके मामले भारत में 8,209 हो चुके हैं। अगर कल के आंकड़ों की तुलना की जाए तो इसमें 6.02% की बढ़त भी हुई है। इस बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को 1 साल हो चुका है। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 1,56 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इस साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। अब कहा जा रहा है कि मार्च से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। ये जानकारी कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने साझा की है। उन्होंने कहा है कि फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत से ही 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगेगी। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान काफी जोरों से चल रहा है। इधर 15 से 18 साल के 3.31 करोड़ बच्चों ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 13 दिनों के अंदर इस आयु वर्ग में अब तक 45% बच्चों को कवरेज हो चुका है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि 15 से 17 आयु वर्ग के बीच देश में 7.4 करोड़ बच्चे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन सभी बच्चों को जनवरी के आखिर तक वैक्सीन की पहली डोज उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद हम दूसरी खुराक देने के लिए भी फरवरी से जो अभियान है उसको तेज कर देंगे, चलाएंगे। वहीं फरवरी के आखिर तक दूसरी खुराक के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 12 से 14 साल के बीच बच्चों को फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह से वैक्सीन देनी शुरू कर दी जाए। इसके अलावा डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि साल जो 12 से 17 साल के बच्चे हैं वो काफी हद तक बड़ों की तरह ही होते हैं, इसलिए इन्हें कोरोना के प्रति सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी था। इस उम्र के बच्चे काफी गतिशील होते हैं और उन्हें इधर से उधर आना जाना होता है। उन्हें स्कूल, कॉलेज, दोस्तों से मिलने जाना होता है, इसलिए उन्हें संक्रमण का खतरा है वो और ज्यादा बना रहता है। वहीं ओमिक्रॉन आने के बाद ये जोखिम और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए सरकार अब इन बच्चों को प्राथमिकता में ले रही है और इन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन कवरेज के तहत लाना चाहती है। पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया, विश्लेषण कि क्या इस वक्त स्थिति चल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है और क्या इस बार जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि जो स्थिति फिलहाल चल रही है उसको देखते हुए कोरोना के मामलों में जो थोड़ी बहुत कमी आई है उसे कैसे हमें लेना चाहिए, इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्वागत उनका कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हैं, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर डॉक्टर, यथार्थ हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, लगातार चर्चा कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर हम कर रहे हैं और ये आपसे जरा समझना चाहेंगे, अब जो कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि आंकड़ों में थोड़ी कमी आ रही है, तो उन आंकड़ों में कमी को हम कैसे समझें? क्या वो टेस्टिंग में कमी है, मैनेजमेंट की हेराफेरी है, या वाकई में धीरे धीरे जो रफ्तार है संक्रमण की वो कम होती नजर आ रही है? आखिरकार ये कैसे हो रहा है? जी पूजा, आंकड़ों में कमी पूरे कोरोना काल में देखा, आंकड़ों में एक्चुअल कमी नहीं हो रही है, आंकड़ों के साथ फजिंग हो रही है, जिसको कहते हैं खेल खेलना। तो अभी भी ओमिक्रॉन में यही आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है RT-PCR, उसमें जांच भी नहीं कराएगी कि ओमिक्रॉन जेनोमिक सीक्वेंसिंग की, लेकिन उसके आसपास के 5 से 7 लोग जांच नहीं कराते हैं। ये कहते हैं कि आम कॉमन कोल्ड है, कुछ कराने की जरूरत है, मान लो कि पॉजिटिव है तो इस गुना पहले तो आंकड़े कम कर लो या बढ़ा लो, जैसे करना है। दूसरी बात,
कि इतनी जल्दी कमी भारत में हो जाए कोई जादू थोड़ी है, हम विश्वगुरु थोड़ी हो गई हैं। साउथ अफ्रीका 52 दिन लगे, यूके 48 दिन लगे, तो हमें भी टाइम देना पड़ेगा। एक रफ्तार होती है लहर की, उसके साथ सेटल होगा, एक तय बात है, सेटल होगा बिना बहुत डैमेज किए हुए। लेकिन उससे ज्यादा अभी क्या जरूरत है? अभी आपने देखा तमिलनाडु में फिर से सर्ज किया है, दिल्ली के केसेज उतने डाउन नहीं हुए हैं, हेट्रोजेनस है। उस कंडीशन में एज एन एक्सपर्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लक्षण के साथ कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में दाखिल हो रहा है, अगर दाखिले की उसको जरूरत हो रही, क्योंकि ओमिक्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड था कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, खास करके अगर वैक्सीन लगे हुए हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति की जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कि हो सकता है डेल्टा वेव या डेल्टा वायरस या फर्दर कोई और स्ट्रेन पनप रहा हो जो इस कदर गंभीर कर रहा हो कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो रही है। तो जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट चालू कर देना चाहिए हमें आगे की तैयारी के लिए। और ओमिक्रॉन अपना कर्व लेगा, 40 से 42 दिन के आसपास डाउन होना चालू करेगा, नेक्स्ट 10 to 12 डेज में डाउन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, हो जाएगा। वैक्सीनेशन की स्पीड आप बढ़ा के रखिए ताकि जो भी फर्दर स्ट्रेन हो उसको मौका न मिले अब नया रूप लेने का या कोई मारक क्षमता या घातक अति गंभीर रूप करने का। ये सारे स्ट्रेटेजिक हमारे पॉइंट्स होने चाहिए जो टच हो। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इन सब चीजों पर फोकस हमें इस वक्त ज्यादा करना होगा। डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, अभी तक 16 जनवरी की अगर बात करें, 1 साल हो गया है और 1 अरब 56 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक भी दी जा चुकी है। और अब ये कहा जा रहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो इससे कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है जो इस वक्त चल रहा है भारत में और एक अभियान के तहत वैक्सीनेशन को शुरू किया गया, और कितनी तेजी लाने की उसमें जरूरत है? क्योंकि आंकड़ों में तो ये फेरबदल, जैसे डॉक्टर अंशुमान ने भी जिक्र किया है कि ये कोई कमी नहीं हुई है, संक्रमण दर भी वैसी है और एकदम से इमीडिएटली हम ये समझे कि कोई कमी नहीं हो पाती है, लेकिन वैक्सीनेशन पर उसका कितना असर और आगे क्या कुछ रणनीति बनाने की जरूरत? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो वैक्सीनेशन कवरेज हमने पूरी इंडिया को 1 साल के अंदर इतना बड़ा वैक्सीनेशन कवरेज दिया है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डिसीज की सीवियरिटी इतनी कम हो गई है, डिस्पाइट की केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल अभी तक खाली हैं। एंड अब ये हमने पहले भी देखा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी डिसीज हो, अगर हमें प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डिसीज को काफी हद तक हम रोक सकते हैं, जो कि हमने किया भी है। एंड जो ओमिक्रॉन आया है, अदरवाइज ऑल्सो फॉर्चुनेटली जो उसकी डिसीज और मारक क्षमता है वो बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एंड तीसरी वेव आने के साथ साथ लोगों में भी ये जागरूकता आ गई है, जैसे कि हम मीडिया के द्वारा रोज लोगों को बताते हैं कि जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स में कैसे मैनेज करना है, बट बहुत सारे लोगों में अभी भी ये डर है कि यार टेस्ट नहीं कराते हैं क्योंकि सिम्टम्स तो सब में कोविड के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि माइल्ड है घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे, तो बहुत सारी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीएमआर ने होम किट अलाउ की है, जो एंटीजन किट है, उसके साथ भी बहुत सारे पेशेंट अपना टेस्ट करते हैं और होम आइसोलेट हो जाते हैं और वो भी रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि हम अगर अपने आजू बाजू और अपने जैसे पेशेंट प्रोफाइल हम देखें तो हर जगह केसेस हैं अभी भी, बट अच्छी बात यह है कि सभी केस माइल्ड हैं और मैक्सिमम केसेस घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्पीड बढ़ती है उसी हिसाब से वायरस मल्टीप्लाई होता है और इस हिसाब से उसमें म्यूटेशन आने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, जिसका हम लोगों को ख्याल रखना है। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ये चेन ब्रेक करनी है, चाहे कितना भी माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन हमें इस चेन को ब्रेक करना होगा ताकि वायरल की मल्टीप्लिकेशन पावर कम हो और आगे जाके उसके म्यूटेशन के रिस्क कम हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगेन वैक्सीनेशन अदा करता है, जिससे कि लोगों में माइल्ड डिसीज होती है या बहुत सारे लोगों में डिसीज नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी आ जाती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑल्दो हमारे यहाँ लेट चालू हुआ है बच्चों में वैक्सीनेशन, शुड बी स्टार्टेड अर्ली, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी है क्योंकि पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पॉइंट है कि उसी पोर्टल पे जाके हमें बच्चों को वैक्सीनेट करना है। और अब जैसा कि सरकार ने बोला है कि 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकम हो। जितना जल्दी और जितना ज्यादा हम अपने पब्लिक को, अपनी जनता को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतना ही ट्रांसमिशन कम होगा, सीवियरिटी कम होगी और धीरे धीरे प्रोबेबली माइल्डर फॉर्म ऑफ दिस वायरस ही रह जाएगा। लेकिन अभी भी हमें चेन ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगला, जैसे कि हम देख रहे हैं कैमरून से म्यूटेशन आ रहा है, बाहर की कंट्रीज में नए नए म्यूटेशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक डेल्टा क्रॉन है,
ISU है, ऑल्दो बहुत अर्ली स्टेज है अभी, लेकिन म्यूटेशन हो रहे हैं। तो हमें इस बात के लिए भी जागरूक रहना है कि हमें ट्रांसमिशन कम और क्या डॉक्टर राहुल इसके लिए, जैसे आपने कहा कि चेन ब्रेकेज की जरूरत है और वो हमें ब्रेक करनी होगी, क्या इसके लिए जो तमाम राज्य कदम उठा रहे हैं, जैसे कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है और बहुत सारी जो है पाबंदियां लगा दी गई हैं, वो हम समझे वो भी एक कारण है कि केसेस में जिस तरीके से बता रहे हैं कि कमी आ रही है, इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर कमी आ पाएगी और जो चेन है उसको हम रोकने में, तोड़ने में कामयाब रहेंगे। क्या ये जो है समझे हम जो किया जा रहा है सरकारों की तरफ से कदम? एब्सोल्युटली पूजा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जो हमें समझ नहीं आता है एज ए जनरल पब्लिक। अगर हम देखते हैं कि सैटरडे संडे गवर्नमेंट ने हर चीज बंद कर दी है, लेकिन जहां हम देखें कि सैटरडे संडे वो एरिया है जो हमारा रिक्रिएशनल एरिया है, जहाँ पे हम मॉल्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, गैदरिंग करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, जहाँ पे अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन की चेन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। एंड दीज आर एक काइंड ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज जो कुछ टाइम के लिए हम रोक सकते हैं। जी, जी। इसलिए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि दिन में प्रोडक्टिविटी चालू रहे, लेकिन रात में जितनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं उनको हम कम कर पाए और उससे अपना ट्रांसमिशन रोक पाए। बहुत बड़ा रोल ये सारी चीजें प्ले करती हैं, जिससे अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं और गैदरिंग हो गई, फंक्शंस हो गए, अगर इन सबको हम कट डाउन करते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी चेन को कट डाउन कर सकते हैं विद अननेसेसरी एक्टिविटीज, और देश की प्रोडक्टिविटी उतनी ही मेंटेन रहती है वीकडेज पर। बिल्कुल। अब डॉक्टर अंशुमान, वैक्सीनेशन पर हम आते हैं। वैक्सीनेशन जिस तरीके से हो रही है और एक बड़े जो है हम वर्ग को छूने में कामयाब भी रहे हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं? 1 साल हो चुका है, ये 1 साल का जो पूरा एनालिसिस है वो क्या कहता है? क्या वाकई में भारत ने इसमें तेजी दिखाई है? हालांकि बहुत लेट जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन इस 1 साल के पूरे अगर हम समय को देखें, समय अवधि को देखें, तो आपको लग रहा है कि भारत वो सब चीजें करने में अभी मुमकिन कर पाया है उन सबको? अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम दोनों के बीच में आकलन करें, भारत और इंटरनेशनल लेवल पर। जी पूजा, देखो सबसे बड़ा कथन जो आता है वैक्सीन की बात जब भी आती है कि 150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दे दिया, 150 डोज लग गई, मतलब तो क्या भारत की आबादी या भारत का क्षेत्रफल अलग हुआ करता था कोरोना से पहले? आपको हेल्थ इमरजेंसी या हेल्थ सिचुएशन की अगर नीति बनानी है तो हमारी जनता हमारे सिचुएशन को देखती होगी। 140 करोड़ की आबादी है और इसमें कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है। अब बात है कि क्या हमने कुछ ऐसा कर लिया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया। अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें तो भारत आज जहां मेडिकल में स्टैंड कर रहा है, डॉक्टर राहुल भी है हमारे साथ, मेडिकल में जहां स्टैंड कर रहा है उससे हम कंपेयर करेंगे कि एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और रेस्ट ऑफ द यूरोप या अमेरिका, उसके कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल डिलीवरी सिस्टम में हम कहां स्टैंड करते हैं? तो वैक्सीन की बात लो, भारत अभी तक के उपलब्ध वैक्सीन में 50% का सप्लायर हुआ करता था वर्ल्ड का। तो वैक्सीन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी। बात है नीति की, नीति में कमी रही है पूजा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैक्सीन की स्पीड तेज होनी चाहिए थी अनडाउटेडली, चाहे तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन में भी होता है, विपक्ष ने ये कर दिया, पक्ष ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, वो सब छोड़ दो। अगर देश है आपको एक तरह का स्प्रेड होना चाहिए, तो उसमें कमी आई। बूस्टर डोज के टाइमिंग में कमी आई। जून में यूनाइटेड किंगडम ने बूस्टर डोज देना चालू किया हेल्थ सेक्टर को, सितंबर को उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दी बीएमजे में कि इफेक्टिविटी बढ़ी। तीसरी कमी आई, मिक्स मैच ट्रायल का बेटर रिजल्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने कहा। बाद में कोबूस ट्रायल आया जिसका भी दिखा गया कि अगर कोविशील्ड आपने बेस लाइन वैक्सीन रखी है तो 3 टाइम्स ही इंप्रूवमेंट होगा बूस्टर डोज का अगर कोविशील्ड देते हैं, और दूसरी डोज देते हैं कोवैक्सीन या mRNA बेस्ड या कोई भी वैक्सीन, उसके ट्रायल के रिजल्ट आया वो पूरे, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो हमें मिक्स मैच ट्रायल करना चाहिए था, जिसको बहुत सेफ खेला है सरकार ने। और रिएक्टोजेनिसिटी, एक उदाहरण की वैक्सीन लगाने से जो दर्द वर्द होता है उसमें थोड़ी बेहतरी रहेगी तो सेम वैक्सीन दो, लेकिन हमें फिर रिपीट करना पड़ेगा 3 महीने बाद। उसके बाद कमी रही बच्चों के वैक्सीन रोल आउट करने में। 12 साल से ऊपर, कानूनी तौर पे बच्चा नाबालिग है 18 साल तक, लेकिन 12 साल से 18 साल तक उसका इम्यून सिस्टम परिपक्व हो चुका होता है, किसी वैक्सीन के लिए तैयार है। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों में ही चलाया जाता है और वो वैक्सीन रोल आउट हो जानी चाहिए। ये कमी रही है जिसको मैं चाहूंगा इससे लेसन लें और आगे ऐसी कमी ना आने दें। बिल्कुल, और ये सब कदम जो हैं इस वक्त इनको समझना और इन पर काम करना बहुत जरूरी है, तमाम सरकारों का भी और लोगों का भी। आगे भी आप दोनों खास मेहमानों से चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार जो भी इस वक्त एक सुरक्षा कवच की बात की जा रही है वो कितना सार्थक भारत में साबित हो रहा है। राहुल
चर्चा भी वैक्सीनेशन को लेकर हम कर रहे थे कि कितनी ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन करते करते अब जो एज ग्रुप है वो 12 से 15 भी आ गया है। आपको लग रहा है कि जो और छोटे बच्चे हैं उनको भी अब इस दायरे में लाने की जरूरत है, या इसको लेकर हमारी जो सरकार है, स्वास्थ्य महकमा है, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इन सबको लेकर? तो आई थिंक पूजा जी ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे अंशुमन जी ने भी बोला कि हम लोग फॉलो तो वैक्स को ही कर रहे हैं, रिसर्च सारी वहीं पर हो रही है, उसके बाद हम उस रिसर्च का रिजल्ट देखते हैं और उस हिसाब से फेज मैनर में वैक्सीन इंडिया में लागू करते हैं। आज जो ट्रायल्स इंडिया में हो रहे हैं उनके रिजल्ट बहुत लेट आते हैं, लेकिन उससे पहले ही मैक्सिमम अप्रूवल आ जाता है, जो कि प्रोबेबली राइट भी है, क्योंकि अगर सेम चीजें बाहर हो रही हैं और इंडिया में तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली हर फेज जो है वो डिले हो रहा है, चाहे वो अडल्ट वैक्सीनेशन की बात करें या फिर जो अभी बच्चों में वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जो इंडिया से बाहर ट्रायल चल रहे हैं वो 2 साल से ऊपर के बच्चों में हर किसी में चल रहे हैं और उसकी एफिकेसी देखी गई है। बहुत जगह इन चीजों को लागू किया गया है, बहुत जगह इन चीजों को लागू करने की बात कर रहे हैं। सो रादर देन गोइंग फॉर फेज मैनेज, जैसा कि बताया कि 50% से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही हो रहा है वैक्सीन का, तो वैक्सीन की हम लोगों को कोई कमी नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल सेट है अगर हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें और बच्चों में वैक्सीनेशन लाना चाहें। इट इज जस्ट द पॉलिटिकल विल, और कहीं ना कहीं हम सेफ गार्ड प्ले करना चाहते हैं। अदरवाइज वैक्सीनेशन हर किसी के लिए मैंडेटरी हो चुका है, प्रूव हो चुका है, रिसर्च आ चुकी है, तो जितना जल्दी हम इसको करेंगे उतना जल्दी हम अपना दायरा बढ़ा सकते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कैसे जो है हमें इस दायरे को बढ़ाना है, और आपने जिन बच्चों का जिक्र किया जैसे विदेशों में, डॉक्टर अंशुमान से मैं पूछना चाहूंगी कि 2 साल की एज ग्रुप बताया जा रहा है, तो भारत में वो कब तक संभव बताया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजों में डिले चल रहे हैं, इस चीज में क्या फुर्ती ला पाएगा भारत? जी पूजा, भारत से कब तक संभव है ये तो देखो 70-80 लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो सिस्टम में नहीं हूँ। होना क्या चाहिए आइडियल में बता देता हूँ, अगर इनके पास बात मेरी पहुंच जाए तो कर ले। 2 साल से ऊपर वर्ल्ड वाइड ट्रायल हो चुका है, और डॉक्टर राहुल ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आप तो विदेशों के ट्रायल पे ही नीति बना रहे हैं, तो जो ट्रायल हो चुका उसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आप हर चीज का दे रहे हैं, तो 2 साल से ऊपर के बच्चों का ऑथराइज करके और चालू कर देना चाहिए था एज अर्ली एज पॉसिबल। उसमें वैक्सीन में आपकी 1 कंपनी 2 कंपनी जो इंडिया की है वही नहीं फुलफिल कर पाएगी, तो आपको ओपन भी करना पड़ेगा मार्केट, और जो अफोर्डेबल क्लास है ओपन मार्केट से इंपोर्टेड वैक्सीन ले ले, बाकी वैक्सीन आप सप्लाई कीजिए। कारण क्या है, पूरा वर्ल्ड जब इक्वली वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक इस ट्रांसमिशन चेन को आप नहीं तोड़ पाएंगे। चाहे आप बेशक कह लें कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग को वैक्सीनेट कर लिया, इसको कर दिया, सब बेबुनियादी बात है। आपको वैक्सीनेट सबको करना पड़ेगा, चाहे अफ्रीका में, सूडान में हो, जाम्बिया में हो, कहीं हो, आपको वैक्सीनेट करना। उस पॉलिसी के तहत एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लाइए, जिन जिन का ट्रायल बच्चों में हो चुका उसको लाइए। इसराइल को अगर हम काउंट में लेते हैं तो अभी इसराइल 4th डोज लगाने पे है, 4th डोज लगा रहा है वो अपने ट्रायल के बेसिस पे। वो वैक्सीन प्रोटेक्शन कंट्री नहीं है, लेकिन दूसरे से लेके अपने डोज लगा रहा है। तो हमें एम्पावर करना है, स्ट्रेंथ देना है, और साइंस का कोई दायरा नहीं होता, किसी कंट्री से, किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से दायरा नहीं होता है। साइंस को चाहिए आधार, जहां जहां एविडेंस मिलता है उस आधार को निकालिए, अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कीजिए। कंट्री का हेल्थ सिस्टम जियोपार्डाइज नहीं होना चाहिए, हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, एम यही होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो है हमें पूरे लोगों को वैक्सीनेट करना है, और अगर एक भी शख्स रह जाता है तो वही संक्रमण का जो खतरा है वो मंडराने लगता है। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे और उसको लेकर पीक की जो बात की जा रही थी, खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र में, क्या वो पीक आ चुका है या फिर अभी और भी ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? क्योंकि लगातार नए नए इसको लेकर शोध हो रहे हैं, तो क्या आकलन बताया जा रहा है फिलहाल? आई थिंक जैसा कि इन्फेक्शन तो चल ही रहा है, बट पीक बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सही आंकड़े नहीं है अभी। लेकिन प्रोबेबली जिस हिसाब से हम अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं या जिस हिसाब से हमें कॉल आ रही है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रहे हैं, उस हिसाब से ये देखा जाएगा कि ऑलमोस्ट हर घर में इन्फेक्शन फैला हुआ है। लोग या तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं या आजकल होम किट से टेस्ट कर रहे हैं और उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट इतना ज्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि हम 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं। पिछली बार जो पीक था वो 4 लाख के अराउंड था, तो अभी भी केसेस में कमी आ रही है, जिसका रीजन दोनों तरह से हो सकता है। बट अगर हम इसको इनडायरेक्टली भी देखना चाहें कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है,
हॉस्पिटल में सिक पेशेंट के नंबर अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम चीजें जो है वो माइल्ड ही चल रही हैं। केसेस अगर बढ़ते भी हैं तो हमें सिर्फ अपने आप को सजग रखना है कि हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड पेशेंट्स में भी ये इन्फेक्शन आ रहा है। एंड आई बिलीव कि अभी नहीं तो 2 हफ्ते के बाद पीक आ जाएगा और ये सारी चीजें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, क्योंकि डिसीज की मारक क्षमता इतनी नहीं है इस बार, इसलिए हम लोग काफी रिलैक्स हैं। बट इन्फेक्शन डेफिनेटली हर दिन अभी भी बढ़ ही रहा है। आई विल नॉट एग्री टू दिस डाटा कि इन्फेक्शन में कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट करवा नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोग टेस्ट रिवील नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो वो नंबर के हिसाब से भी अगर केसेस हॉस्पिटल में नहीं बढ़ रहे हैं, वी आर लिटिल रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ भाई डिसीज की सीवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन पे या हेल्थ स्ट्रक्चर पे उतना बर्डन नहीं आने वाला है। बिल्कुल, और इसीलिए जो है कहा यह जा रहा है कि कवच बनाने की जरूरत है, और इसी को लेकर हमारी खास चर्चा भी थी। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनता तक आपने जानकारी और साथ ही साथ तमाम जो सुझाव थे वो देने की कोशिश भी की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।